हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। कंपनी कुछ इन्वेस्टर के साथ बात कर रही है और $1 बिलियन तक की कैपिटल जुटाने की कोशिश कर रही है। तो आप अगर इस कंपनी को पूरी तरह फॉलो नहीं करते तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई अभी पिछले महीने तो सरकार टेलीकॉम पैकेज लेकर आई थी और इन कंपनीज को रिलीफ दिया था, तो अब इनको और पैसे की क्या जरूरत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कंपनी के आगे चैलेंजेस क्या हैं और क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो वोडाफोन इंडिया एक पार्टनरशिप है आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन यूके के बीच में। और कंपनी पूरे इंडिया में वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है 2G, 3G और 4G प्लेटफॉर्म पे। तो इनके दो सेगमेंट हैं, कंज्यूमर सेगमेंट जिसमें ये अर्बन और रूरल इंडिया को वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। इनका 4G नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा ये मोबाइल एंटरटेनमेंट, जैसे आपने एयरटेल का एयरटेल एक्सट्रीम देखा होगा या जियो का जियो टीवी देखा होगा, ऐसे ही इनका वी मूवीज एंड टीवी करके एंटरटेनमेंट ऑन मोबाइल भी आता है। और वहीं पे अगर एंटरप्राइज की बात की जाए तो ये एंटरप्राइज मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको वर्ल्ड क्लास इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस देते हैं और बिजनेस एनालिटिक्स और एनेबलिंग सॉल्यूशन देते हैं। तो शेयर होल्डिंग देखी जाए कंपनी की तो 72.05% प्रमोटर के पास, जिसमें से वोडाफोन यूके के पास 44.39% और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27.66% है। 4.29% इनका फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है, 1.3% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास और बाकी बचा हुआ एक बड़ा हिस्सा 22.36% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो आप इसको देख के घबराना मत, क्योंकि अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो इनको हुआ ही नहीं है। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार इनको लॉस हो रहा है और एनुअली भी देखें तो कई सालों से इनको लॉस हो रहा है। तो जून 2020 में इनको 25,548 करोड़ का बड़ा घाटा था, जो कि इस बार इस जून में 7,319 करोड़ हुआ, पिछले साल से कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा लॉस इनको हो रहा है। एक साल में अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इनको लगभग 45,000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही है। तो अब अगर हम बात करें टेलीकॉम पैकेज की, अगर इस कंपनी की न्यूज़ को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि सरकार पिछले महीने कुछ टेलीकॉम रिलीफ पैकेज लेकर आई है, जिसके बाद सभी टेलीकॉम कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से भागे थे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि शायद उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके ऊपर जो डेट है, यानी कि कर्जा। 30 जून का अगर हम नंबर देखें तो 1,91,590 करोड़ का बड़ा डेट इनके ऊपर था, जो कि ये नंबर 30 सितंबर के जब नंबर रिलीज होंगे तो हो सकता है कि 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। और इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो 1,06,010 करोड़ है इसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट का, और 62,180 करोड़ है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर का। और ये दोनों अमाउंट जो ड्यू हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा इन्होंने कुछ बैंक से भी लोन ले रखे हैं, उनको मिलाया जाए तो वो है 23,400 करोड़। और ये बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, यस बैंक और भी काफी सारे बैंक है। तो आपने देखा होगा कि जब ऐसा लग रहा था कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी तो बैंकों के भी शेयर गिर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था शायद वोडाफोन आइडिया डूब गया तो उनका पैसा भी जो उन्होंने दे रखा है वो डूब जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई टेलीकॉम पैकेज क्या अनाउंस किया था सरकार ने, तो जो टेलीकॉम पैकेज है उसमें कुछ रिलीफ दिए थे, जिसमें से सबसे बड़ा रिलीफ ये था कि जो भी वोडाफोन आइडिया या किसी भी टेलीकॉम कंपनी की पेमेंट ड्यू है सरकार को स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए या एजीआर के लिए, उसमें चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, उसको सरकार ने 4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था, यानी कि 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया था। सरकार ने उस पैसे को माफ नहीं किया है, सिर्फ पोस्टपोन किया है, ताकि कंपनी को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बैंक गारंटी को रिड्यूस कर दिया था। और इसके अलावा उन्होंने एक और ऑप्शन दी थी कि भाई जब 4 साल हो जाएंगे तो उसके बाद हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो ड्यू है अमाउंट आपको सरकार को देना, उसके बदले में सरकार कुछ कंपनी में हिस्सा ले ले। हालांकि सरकार उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार चाहती है कि कंपनी अच्छा करे, प्रॉफिट कमाए और सरकार को और अपने सारे कर्जदार को पैसा वापस करे। और इससे वोडाफोन आइडिया को फायदा क्या होगा टेलीकॉम पैकेज से, तो इनको जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू थी जो सरकार को इनको देना था,
वो लगभग 25,000 करोड़ एक साल की थी, और ये 4 साल की जो इनको मोरेटोरियम मिला है, यानी कि पोस्टपोन हो गई है वो पेमेंट, तो ये 1 लाख करोड़ तक का इनका कैश सेविंग हो गई है। आई मीन अल्टीमेटली इनको देना पड़ेगा वो पैसा, लेकिन अभी इमीडिएटली इनको कैश अरेंज नहीं करना है, और ये 4 साल तक 1 लाख करोड़ की जो कैश रिक्वायरमेंट थी उसमें थोड़ा रिलीफ मिला है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई 1 लाख करोड़ तक का कैश इनका 4 साल के लिए डिले हो गया, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? तो अभी भी इनको इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो बैंक के लोन है उन पे एनुअल जो इंटरेस्ट देना है वो 2600 करोड़ है हर साल का। इसके अलावा इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जिनकी की रीपेमेंट ड्यू होने वाली है दिसंबर में, वो 6400 करोड़ के आसपास होगी, और अगले साल की बात करें यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, तो 4,900 करोड़ और भी इनको वापस करना है। हालांकि कंपनी बात कर रही है बॉन्ड होल्डर से कि भाई या तो वो भी कंपनी में अपना हिस्सा ले लें, यानी कि इक्विटी ले लें अपनी डेट पेमेंट की बजाय, या जो इनकी जो मेच्योरिटी डेट है उसको एक्सटेंड कर दें। और इसके अलावा ये तो हो गए जो इनको कर्जा देना है, इंटरेस्ट देना है, ये सब। इसके अलावा इनको अगर मार्केट में कॉम्पीट करना है, इनके जो राइवल हैं एयरटेल और जियो बहुत ही स्ट्रांग हैं फाइनेंशियली, तो उनसे कम्पीट करने के लिए इनको अपने जो 4G नेटवर्क है उसको रैंप अप करना पड़ेगा, और उसके लिए भी इनको काफी सारी फंडिंग की जरूरत है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई फंडिंग ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ से कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है या रेस कर सकती है, तो जो ऑप्शंस हैं कंपनी के पास, पहले पहले तो ये है कि कंपनी अपना माइनॉरिटी स्टेक बेच दे। तो इसके लिए ये अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और कार्लाइल से बात कर रहे हैं, और इससे उम्मीद है कि ये $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर सकते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने में ये पैसा रेस किया जा सकता है। जो यहाँ पे मेन कंसर्न है वो ये है कि वैल्यूएशन का, अगर करंट वैल्यूएशन के हिसाब से लगाया जाए, तो अगर ये 7500 करोड़ रेस करते हैं तो इसके बदले में इनको 24% के आसपास का हिस्सा इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। और इसके अलावा ये एक और ऑप्शन ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एफपीओ लेकर आए, जैसे कि यस बैंक लेके आया था। तो ये जो भी इनके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनसे ये एक्स्ट्रा मनी रेज करने का प्लान कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा हिस्सा देके और नई शेयर कैपिटल इशू करके। और इससे ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि कंपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और कंपनी का रिवाइवल हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन है उसमें जो इनके प्रमोटर हैं यानी कि वोडाफोन यूके, उनका जो इंडस टावर में 28.12% का स्टेक है उसमें से वो कुछ हिस्सा बेच के थोड़ा सा पैसा वोडाफोन में लगा सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके अलावा आदित्य बिरला जी जो हैं वो भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो कुछ मीडिया न्यूज पहले आ रही थी कि 10,000 करोड़ तक होगा, और कुछ आ रही है कि नहीं है उससे काफी कम होगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि लगभग ये 500 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो सकता है, यानी कि 3,750 करोड़ के आसपास। इसके बाद एक और जो इनका यू ब्रॉडबैंड करके सब्सिडरी है फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड की, उसका ये ऑप्टिक फाइबर और डेटा सेंटर जो भी असेट्स हैं उनको बेच सकती है, उससे भी ये लगभग 1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ रेस कर सकते हैं। हालांकि ये अब उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, जब गवर्नमेंट ने इनको टेलीकॉम रिलीफ पैकेज नहीं लाए थे तो ये प्लान कर रही थी कंपनी की इसको बेच के जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कैश की वो पूरी करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि इसको इमीडिएटली ना बेचा जाए, लेकिन अगले साल कंपनी कंसीडर कर सकती है जब अगले साल इनके अमाउंट ड्यू होते हैं। तो क्या ये आसानी से कर लेंगे? तो ये एक इनके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि टेलीकॉम रिलीफ पैकेज आने के बाद थोड़ा सा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उनको लग रहा है कि कंपनी सरवाइव कर पाएगी, और इवन जो इनके प्रमोटर हैं वो भी पहले इंटरेस्टेड नहीं थे पैसा लगाने में, लेकिन अब वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ताकि जो दूसरे इन्वेस्टर का है उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कंपनी के प्रति। तो 1 साल से कंपनी ऑलमोस्ट ट्राई कर रही है कि ये 25,000 करोड़ रेस कर पाए, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। तो अभी तक तो हमने बात की कि भाई जो कंपनी की इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, लेकिन अगर हम अब बात करें कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी को एयरटेल और जियो से compete करना है तो कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कंपनी को क्या करना चाहिए। तो अगर हम इनका पहले सब्सक्राइबर बेस देखें तो ये लगातार कम हो रहा है, और इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। पिछले अगर एक क्वार्टर में देखें तो लगभग 1 करोड़ इन्होंने सब्सक्राइबर लूज कर दिए हैं।
तो सबसे पहले तो इनको अपने जो बाकी बचे हुए सब्सक्राइबर हैं उनको रिटेन करना पड़ेगा। अगर वो बढ़ा भी नहीं पाते तो एटलीस्ट जितने सब्सक्राइबर हैं उनको रिटेन करना पड़ेगा। उसके बाद इनकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनको अपने टैरिफ्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को ऊपर करना पड़ेगा। और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बड़ी ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आप जैसे ही थोड़े से प्राइस बढ़ाएंगे लोग पोर्ट कर सकते हैं जियो की तरफ या एयरटेल की तरफ। हालांकि एयरटेल ने यहाँ पे थोड़ा बिग ब्रदर वाला रोल पूरा किया है और उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा के थोड़ा सा इजी कर दिया है वोडाफोन के लिए प्राइस बढ़ाना। लेकिन ये इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी ये सरवाइव कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी इनकी फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट है इनको इमीडिएटली पूरा करना पड़ेगा ताकि ये आने वाली लाइबिलिटीज को मीट करते रहें और दोबारा से ये अ, उसी प्रॉब्लम में ना आ जाएं जो कि अभी टेलीकॉम रिलीफ आने से पहले थे। तो अगर टेलीकॉम रिलीफ का इनको पूरा फायदा उठाना है तो इनको इमीडिएटली फंड रेजिंग करनी पड़ेगी ताकि ये अपनी आने वाली लाइबिलिटीज को मीट करते रहें। तो अगर अब हम बात करें कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 28% की रिटर्न दिया, लेकिन उसमें से मेजोरिटी पिछले एक महीने में आई है 24% के आसपास, जब से ये टेलीकॉम रिलीफ पैकेज आया है। हालांकि पिछले एक वीक में शेयर दोबारा से 5% तक नीचे गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस देखें तो वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हैं। और जुलाई में वो 9 रुपए का टारगेट दे रही थी, अगस्त में 4 रुपए का, लेकिन अब टेलीकॉम रिलीफ पैकेज आने के बाद शायद इसको री रेट करके थोड़ा टारगेट बढ़ाया जाए। और अगर हम टिकर टेप एनालिस्ट की बात करें तो वो इसका एवरेज प्राइस 4 रुपए 95 पैसे देखते हैं, ऑन द हायर साइड 12 रुपए 18 पैसे और लोअर साइड 2 रुपीज 87 पैसे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, तो अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो इसका शेयर प्राइस 2015 में 123 रुपए के आसपास होता था, लेकिन फिर एंट्री हुई जियो की और तब से इनका बुरा टाइम शुरू हुआ। और फिर कोविड आया, एजीआर के जो ड्यूज आए और ये सब होते होते एक बार के लिए पीक कोविड के टाइम पे इनका शेयर 2 रुपए 40 पैसे तक भी गिर गया था। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्प्रोबेबल है। और अगर बात की जाए अब इनके पीयर्स एनालिसिस की, तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही खराब हैं। इनकी जो अगर पिछले साल के लॉसेस को देखा जाए तो 44,000 करोड़ से ज्यादा का इनका लॉस है। डेट टू इक्विटी इनकी नेगेटिव है, यानी कि इक्विटी जितनी भी कंपनी की है उससे 4 गुना से भी ज्यादा इनका डेट है। तो कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर बात की जाए, अगर मेरी ओपिनियन की कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा है और आप थोड़ा चाहते हैं कि बड़ा गेन हो, चाहे उसके लिए आपको बड़ा रिस्क लेना पड़े, तो ये शेयर में आने वाले काफी टाइम तक सेंटिमेंटल चेंजेस बहुत होंगे। यानी कि कभी कोई अच्छी न्यूज आएगी तो ये बहुत तेजी से भागेगा, और कभी कोई खराब न्यूज आएगी या चीजें इनके लिए खराब होने लगेंगी तो ये बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकता है। तो ये गिरने पे आया तो हो सकता है दोबारा से 3-4 रुपए पे पहुंच जाए, और बढ़ने पे आए तो हो सकता है एक बार 15-17-20 रुपए भी टच कर दे। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको जब भी इसमें भारी करेक्शन आए तो आप खरीद सकते हैं, और जब भारी ऊपर की तरफ ये भागे, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो जाए, तो आप इसमें निकलिए। आप लॉन्ग टर्म वेट मत कीजिए और निकलिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप वो वाला पैसा इसमें लगाएंगे जिसका कि खोने का आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी यहाँ से सरवाइव करती है तो वो एक केस स्टडी बनेगी। उस अपने आप में एक बड़ी ही यूनिक चीज होगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही खराब हैं, कंपनी के ऊपर डेट प्रॉब्लम है और लगातार डेट बढ़ने ही वाला है क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए इस कंपनी का, जब तक कि चीजें सच में नहीं दिखने लगती कि ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि अभी तक जो भी सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है वो न्यूज बेस्ड हुआ है कि चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, लेकिन इनको इतने टफ कंपटीशन में सरवाइव करना एक चैलेंज रहने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और सेफ इन्वेस्टर के लिए मेरी ओपिनियन में इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और न्यूज बेस्ड प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी करिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।